टाइटल, एक अपमार्केट बातचीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, विवाह का चयन और इसका हमारे जीवन में प्रभाव। समाज अक्सर हमें ऐसे फैसलों में उलझा देता है जो हमारे वास्तविक सुख और संतोष पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, और ये ध्यान भटकाकर हमें उन फैसलों से दूर ले जाता है जो वास्तव में हमारे जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल और कल्चरल कमेंटेटर डेविड ब्रूक्स के अनुसार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि हम किसे जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन इस पर शायद ही कोई बात करता है। डेविड ब्रूक्स का नजरिया। सन 2009 में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स ने एक ग्रेजुएशन स्पीच के दौरान कहा कि विवाह हमारे कॉलेज की डिग्री से ज्यादा हमारे सुख में योगदान करता है। लेकिन क्या विडंबना है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में ढेरों विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन एक भी कोर्स इस बात पर नहीं होता कि अपने जीवन साथी का चयन कैसे करें। 20 समथिंग्स की जिंदगी। आज की पीढ़ी में शादी को लेकर एक तरह का असमंजस और देरी है। युवा देर से शादी करना पसंद करते हैं। अमेरिका में महिलाओं की पहली शादी की औसत आयु 26 और पुरुषों की 28 है। लेकिन भले ही देर हो रही हो, फिर भी 85% लोग 40 की उम्र तक शादी कर चुके होते हैं। लेकिन इस बीच कैरियर पर फोकस करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हम करियर में प्लानिंग करते हैं, कोर्सेज, गाइडेंस काउंसलर्स, इंटर्नशिप सर्विसेज, करियर को लेकर हमारे पास हर तरह की मदद है। लेकिन विवाह और जीवन साथी का चयन, वहां पर हमें यह मानकर छोड़ दिया गया है कि यह हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज है। एज 30 डेडलाइन का असर। 20 की उम्र में रिश्तों को लेकर अक्सर हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही 30 की उम्र पास आती है, ये चिंता हमारे भीतर जड़ पकड़ लेती है। इसे एज 30 डेडलाइन कहते हैं। जो चीज 29 पर सामान्य लग रही थी, वो 30 आते ही एकदम चुनौतीपूर्ण लगने लगती है, और यह एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र के साथ रिश्तों की समझ बेहतर होगी, लेकिन जब शादी की उम्र बीतने लगती है तो डर और निराशा का सामना करना पड़ता है। आज की अपमार्केट या उच्च स्तरीय जिंदगी में विवाह की चर्चा लगभग गायब हो चुकी है, पर असल में यह एक ऐसी अहम पहलू है जो हमारे जीवन के हर हिस्से में गहरा प्रभाव डालता है। क्या हमें करियर के जैसे रिश्तों में भी स्पष्टता और सही फैसले लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आइए देखें कि अपने 20 और 30 के दशक में लोग किस तरह की बातें करते हैं। 20 वर्ष के लोग अक्सर कहते हैं, मैं जिस किसी को डेट करता हूं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगर उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है और शारीरिक आकर्षण है तो बस यही काफी है। मैं केवल 27 का हूं, इसमें और क्या चिंता करनी है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूं। हम 3 साल से साथ हैं, लेकिन जहां मैं ग्रेजुएट स्कूल जाऊंगा उसमें उसे शामिल करने का कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि इस उम्र में मैं इन बातों के बारे में सोचने वाला नहीं हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि ये सब चीजें काफी बाद में होंगी। मैं 28 की उम्र में शादी करना चाहता हूं और 31 की उम्र में अपना पहला बच्चा चाहता हूं, लेकिन जब मैं लोगों को ये बताता हूं तो मुझे अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं 14 साल का हूं और घर घर खेलने की योजना बना रहा हूं। मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि वह 35 की उम्र में घर खरीदना चाहता है। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं 30 से 32 की उम्र के बीच अपना पहला बच्चा चाहती हूं। उसने कहा कि ये तय करना यथार्थवादी नहीं है कि बच्चे कब होंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने करियर में कहाँ हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं और हम कहाँ रहते हैं। तो फिर वह कैसे कह सकता है कि वह किसी निश्चित उम्र में घर खरीदने की योजना बना सकता है? यह दोहरे मापदंड जैसा लगता है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पश्चिम की ओर जा रहे थे, इसलिए हम साथ हो गए। जब हम यहाँ आए तो हमने साथ में रहना शुरू कर दिया क्योंकि यह आसान था। हम दोनों को कयाकिंग और ये सब चीजें पसंद हैं, लेकिन हम गंभीर नहीं हैं। मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूं और मैं यह केवल आपको ही कह सकती हूं, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस उम्र में मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए।
इसलिए हम बीच बीच में ब्रेक लेते हैं और दूसरे लोगों को डेट करते हैं, फिर हम हमेशा बात करते रहते हैं और वापस एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम ही हो। कई 20 साल के लोग या तो अपने रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते हैं या सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर 30 के आसपास शादी अचानक जरूरी लगने लगती है। अब सुनिए मेरे 30 के कुछ क्लाइंट्स क्या कहते हैं। जब भी कोई फेसबुक पर अपनी स्थिति बदलकर सगाई या शादीशुदा लिखता है, मुझे घबराहट होती है। मुझे लगता है कि फेसबुक केवल सिंगल लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बुरा महसूस कराने के लिए ही बनाया गया है। हर शुक्रवार और शनिवार की रातें ठीक होती हैं, जब तक कि सभी कपल्स अपने कोट लेकर बाहर नहीं जाने लगते। मैं वहां से पहले ही निकलने की कोशिश करता हूं क्योंकि उस समय मुझे वहां रहना बुरा लगता है। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैं इसे मनाना नहीं चाहता। कहीं इससे मेरे बॉयफ्रेंड को यह न लगे कि मेरे अंडे अब बूढ़े हो रहे हैं। जो सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड मेरे पास था वह मेरे मिड-20 में था। उस समय मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को खो चुकी हूं जो सेटल होना चाहते थे और अब मैं किसी से भी शादी करने की कोशिश में लगी हूं। एक क्लाइंट ने इसे सबसे अच्छी तरह से समझाया। मेरे लिए 20 की उम्र में डेटिंग एक म्यूजिकल चेयर जैसा था। हर कोई घूम रहा था और मजे कर रहा था। फिर जब मैं 30 की हुई तो संगीत रुक गया और हर कोई बैठने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जिसके पास कुर्सी नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने केवल अपने पति से शादी कर ली क्योंकि वह 30 के समय मेरे पास सबसे करीब की कुर्सी थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इंतजार करना चाहिए था किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक बेहतर पार्टनर हो सकता है। ये अध्याय उन 30 के लोगों के बारे में नहीं है जो सबसे नजदीक की कुर्सी पर बैठने या अपनी तलाश जारी रखने का निर्णय लेते हैं। ये अध्याय 20 के दशक के उन लोगों के बारे में है जो अपने जीवन में सही चीजों का चुनाव करने से नहीं चूकते। दोस्तों, तो आज की चर्चा से यही निष्कर्ष निकलता है कि विवाह और जीवन साथी का चयन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। यह केवल समय का इंतजार नहीं, बल्कि सोच और समझ का भी मामला है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और एक नई दिलचस्प चर्चा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पार्ट 2 किताब द डिफाइनिंग डेकेड व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से, जिसे लिखा है मैक जय ने। पिछले हिस्से में हमने शुरुआत की थी और अब हम उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम अध्याय लव की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में, उस परिवार के बारे में जिसे हम चुनते हैं। लेखक एंथनी ब्रांट ने कहा है, दूसरी चीजें हमें बदल सकती हैं, लेकिन हम शुरू और अंत हमेशा परिवार से करते हैं। तो आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। मनोरोग या मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग सबसे ज्यादा उपेक्षित होते हैं। एक वो जिन्हें अत्यधिक मानसिक समस्याएं हैं और दूसरे वो जो ऊंचे स्तर पर कार्य करते हैं। जो लोग गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। वहीं जो उच्च क्षमताओं वाले होते हैं, उन्हें परिवार या निजी चिकित्सकों की मदद मिलती है, लेकिन उनके संघर्षों को गहराई से समझा नहीं जाता। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बाहर से बहुत सफल दिखती थी, लेकिन अंदर से खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। उसका नाम है एम्मा। एम्मा का बचपन सामान्य था, लेकिन समय के साथ उसका परिवार बिखरता गया। उसने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं दुनिया की सबसे अकेली इंसान हूं। यह सुनकर मुझे भी उससे और ज्यादा लगाव हो गया। एम्मा ने एक सफल जीवन जीते हुए भी एक परिवार की कमी महसूस की और इस कमी ने उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। एम्मा ने यह भी सीखा कि परिवार को हम हमेशा चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्तों के माध्यम से अपने आप को एक परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। और फिर उसने यह भी महसूस किया कि जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वह अपना परिवार खुद चुन सकती थी। दोस्तों, जब हम किसी के साथ जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं,
तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं चुनते, बल्कि एक नए परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आज की वीडियो का यही संदेश है कि परिवार का चुनाव हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृपया इस पर अपने विचार जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अभिक पार्थ अगली बार फिर मिलूंगा एक नई सोच और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। अगले चैप्टर द कोहैबिटेशन इफेक्ट। अब शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं अभिक पार्थ। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, द कोहैबिटेशन इफेक्ट, यानी कि शादी से पहले साथ रहने का असर। ये लाइन मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स इज डैम पुअर वे ऑफ डीलिंग विद देम लेखक रॉज वाइल्डर लेन की है। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में एक असली कहानी और इस विषय के इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। कहानी है जेनिफर और कार्टर की, जो कई सालों तक साथ रहे और फिर शादी के कुछ ही समय बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई। तो क्या साथ रहना ही एक मजबूत रिश्ता बनाने का तरीका है, या इसके कुछ और भी पहलू हैं? आइए इस पर विस्तार से समझें। कहानी की शुरुआत होती है। जेनिफर और कार्टर की शादी में उनके दोस्तों और परिवार के लोग शामिल थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जेनिफर को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता असल में उतना मजबूत नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने इस रिश्ते को 3 साल तक निभाया, पर क्या उनकी जिंदगी में इस साथ रहने ने किसी तरह की स्थिरता लाई? कोहैबिटेशन इफेक्ट की शुरुआत। आंकड़ों के अनुसार पिछले 50 सालों में अमेरिका में शादी से पहले साथ रहने वाले जोड़ों की संख्या 1500% बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जो कपल्स शादी से पहले साथ रहते हैं, उनके तलाक होने की संभावना कहीं अधिक होती है। इसे कोहैबिटेशन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। स्लाइडिंग नॉट डिसाइडिंग। कोहैबिटेशन इफेक्ट का एक कारण यह भी है कि अधिकतर लोग इस फैसले को सही तरीके से सोच विचार के बाद नहीं लेते। उनके लिए ये बस एक स्लाइडिंग प्रोसेस बन जाता है, यानी धीरे धीरे रिश्ते में आगे बढ़ते रहना, बिना यह तय किए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। इस प्रकार के रिश्ते में एक स्पष्ट प्रतिबद्धता का अभाव हो सकता है, जो आगे चलकर समस्याओं का कारण बन सकता है। लॉक इन इफेक्ट। साथ रहने का ये तरीका धीरे धीरे एक लॉक इन इफेक्ट पैदा कर देता है। इसमें एक बार जब आप किसी रिश्ते में निवेश करते हैं, तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस लॉक इन इफेक्ट के चलते लोग रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन से उसमें जुड़े नहीं होते। अंत में तो दोस्तों, क्या कोहैबिटेशन इफेक्ट आपके लिए सही है या नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को हल्के में ना लें और अपने रिश्ते को पूरी समझदारी के साथ निभाने का प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि इस विषय पर चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प विषयों पर बात करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ नेक्स्ट चैप्टर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है डेटिंग डाउन। इस एपिसोड में हम उन अनुभवों और भावनाओं पर बात करेंगे जो एक युवा महिला के जीवन में आईं जब उसने खुद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपनी वास्तविकता से दूर होती चली गई। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक रोम हर्रे ने कहा है, जैसे कारण भौतिक दुनिया को बनाता है, वैसे ही बातचीत एक सामाजिक दुनिया का निर्माण करती है, यानी हमारी बातचीत और हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को ढालते हैं। और यही कैथी के साथ हुआ। उसकी कहानी बताती है कि कैसे उसके माता पिता, उसके स्कूल और समाज ने उसकी पहचान को धुंधला कर दिया था। जब कैथी छोटी थी, तो उसकी माँ हमेशा उसके कपड़ों और उसके शरीर को लेकर शिकायतें करती रहती थी। उसके पिता ने उसे बताया कि वो बहुत ज्यादा है, बहुत जोर से बोलती है, जैसे कि कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो। स्कूल में कैथी के साथ वैसा ही बर्ताव किया गया। एक एशियन लड़की होने के कारण उसे हमेशा एक अलग नजरिए से देखा गया, जैसे कि वो किसी स्टीरियोटाइप को पूरा करने के लिए बनी हो। एक समय ऐसा आया जब कैथी ने किसी भी ऐसे पुरुष को अपने करीब आने दिया जो उसमें थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाता। उसने अपने निर्णय खुद नहीं लिए, बल्कि दूसरों को अपने फैसले तय करने दिए। वो कहती थी,
यह तो सिर्फ अभ्यास है, 20 की उम्र तो एक प्रैक्टिस है। लेकिन एक दिन जब कैथी को एहसास हुआ कि वह अपनी वास्तविकता से दूर होती जा रही है, उसने खुद से ये सवाल पूछा, क्या मैं यह सब सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि किसी और की नज़रों में अपनी अहमियत साबित कर सकूं? एक दिन जब मैंने कैथी से पूछा कि क्या वो अपनी कहानी को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ साझा करती है, तो उसने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे ये सब बताऊं। इसका मतलब था कि उसके अंदर कहीं न कहीं एक शर्म छिपी हुई थी जो उसे खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोलने नहीं दे रही थी। कई सत्रों में कैथी ने अपनी असली कहानी मेरे सामने खोली। उसने बताया कि कैसे उसने किशोरावस्था में खुद को ठुकराया महसूस किया और कैसे कॉलेज में भी उसकी चाहत उसे और ज्यादा अकेला करती गई। उसने कहा, मुझे चाहिए था कि कोई मुझे चाहता हो, मुझे खास महसूस कराए। कैथी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी अधूरी जरूरतों और गलतफहमियों से हमें आगे बढ़ना आना चाहिए। हमें उन तरीकों को छोड़ना आना चाहिए जो कभी हमें सहारा देते थे पर अब हमें पीछे खींचते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी असलियत को अपनाने का साहस रखना चाहिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।